जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले वाला चैप्टर अच्छे से हमने कंप्लीट किया। प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग हमने नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस टॉपिक को भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे सॉल्व करते हुए। एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं स्पेशली नीट के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो जो कंटेंट है वो क्लास 12th के लिए बहुत बेनिफिट है, वो बेनिफिशियल है। और साथ में क्वेश्चन आंसर जो करवा रहा हूँ क्लास 12th के लिए, जो क्वेश्चन आंसर बोर्ड के हिसाब से होने चाहिए वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। जैसे आपका एग्जाम आएगा उसके एक महीने पहले जितने भी चैप्टर है आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर की लिस्ट आपको दे दूंगा, एक एक क्वेश्चन और साथ में उनके आंसर डिस्कस कर दूंगा। तो आप यदि आप क्लास 12th से हैं तो आप ये मत परेशान होइएगा कि सर हमारे लिए तो क्वेश्चन बनाते नहीं है, हमारे लिए तो क्वेश्चन बताते नहीं है। ठीक है, अभी मेन फोकस है नीट के लिए, मेरा फोकस है, तो आप नीट के अकॉर्डिंग चलिए। कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अलग चैनल बनाऊं क्लास 11th एंड 12th के लिए, उसमें सेम कंटेंट से थोड़ा कम करके, मतलब ऐसा हो कंटेंट जो आपके क्लास 12th से ज्यादा रिलेशन का रखे, ऐसा टॉपिक और ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूं। तो बहुत ही जल्दी एक नया चैनल लॉन्च करने वाला हूं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल के साथ में। तो आप वेट कीजिए और यहाँ पर भी पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपका नीट के जो ओरिएंटेशन है वो आपका ज्यादा डेवलप होगा। नीट के लिए किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। तो चलिए देखिए चैप्टर शुरू करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है तो उससे पहले हमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर को थोड़ा समझें, चैप्टर क्या होता है, कैसे है, उसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम एक व्यू बनेगा दिमाग में कि अच्छा ये चैप्टर चल रहा है, इसमें ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला टॉपिक हमारा रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ओके, तो फर्स्ट है प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चाहे वो ओवर पॉपुलेशन हो या फिर जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे भारत में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फिर उनसे निपटने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाई गई, कौन कौन से तरीके अपनाए गए जिनको हम स्ट्रेटजीज बोलते हैं, तो उन स्ट्रेटजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक अलग टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या होता है और ये इसके कारण क्या है। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो इसके कौन कौन से कारण थे। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फिर से होने से रोकना है तो अब उसको कैसे हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। फिर आता है हमारे पास बर्थ कंट्रोल। क्योंकि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकना चाहते हैं तो बर्थ कंट्रोल बहुत बड़ा एक फैक्टर है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुक सके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो बर्थ कंट्रोल का आएगा। बर्थ कंट्रोल के अलग अलग तरीके के मेथड, कुछ नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, कुछ आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ जो भी है अलग तरीके के बैरियर मेथड वगैरह जो है ढेर सारे, इन सब मेथड के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते चलेंगे। मतलब ये है, आप इस तरीके समझ लीजिए कि कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, और कुछ वहीं पे कैसे मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं। तो इन सब मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एमटीपी के नाम से जानते हैं, क्या होती है और इसको गवर्नमेंट क्यों लीगलाइज कर दिया है, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रकार का जो टेस्ट किया जाता है जिसके ऊपर बार बार नीट के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा फ्लूइड लिया जाता है, कहाँ से, उसमें क्या होता है, इन सब चीजों से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर भी इस चीज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, है ना, जिसको हम एसटीडीज के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से डिसीजेस हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा, एक्ट के द्वारा ट्रांसफर होती हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, क्या इनके और भी कोई मेथड है क्या ट्रांसमिशन होने का, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअली आता मतलब सेक्सुअली की बात कर लेंगे, क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है, क्या ऐसी कोई डिसीज है क्या जो इसके दूसरे मेथड के माध्यम से भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है ये बात करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इनफर्टिलिटी। अगर कोई फीमेल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, हमारे कोई भी कपल्स हैं इनफर्टाइल हो जाते हैं, तो वो किसके कितने कारण हो सकते हैं इनफर्टाइल के,
कौन कौन से हैं, फिर उसके लिए सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकार उनके लिए क्या करती है, कौन से क्लिनिक खोलती है, कैसा क्या है। तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इनसे निदान पाएंगे, निदान बोले तो किस तरीके से इससे हम ओवरकम करें ताकि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी कंसीव कर सके प्रेगनेंसी, या कंसीव प्रेगनेंसी खुद नहीं कर सकते हैं तो किस तरीके से वो बच्चे को एडॉप्ट कर सके, ले सकें, या अपने ही अगर जीनोटाइप का बच्चा चाहिए उनको तो उसको फिर किस मेथड से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। जो ये तरीके हैं किस तरीके से बच्चा प्राप्त किया जाएगा वो सब कहाँ पे आता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है, ART के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का टॉपिक से रिलेटेड दूसरा एसोसिएटेड टॉपिक जो होता है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, जिसमें ढेर प्रकार की टेक्नोलॉजीज हैं जिनके माध्यम से जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको फर्टाइल बनाने के लिए या फिर उनको जो बेबी चाहिए उस बेबी को प्रदान करवाने के लिए पहुंचाने, वहां तक उस रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए जो उनकी नीड है उस नीड को प्राप्त करने के लिए या फुलफिल करने के लिए ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको हम ART के नाम से जानते हैं, इनका यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे कि MTP का फुल फॉर्म क्या होता है, STDs क्या होती हैं और ART का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से यहीं से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ART का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, साथ में MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, साथ में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज दैट इज STDs। ठीक है, इनके बारे में आप बात कर लीजिए। ठीक है, STDs को हम वल्नरेबल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है, VD के नाम से भी जानते हैं, तो वो शब्द भी आगे आएगा और यहाँ पे मैं भी बता दी हूँ तो उसको भी आप याद करिएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक का गॉड डिस्कस करेंगे जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ेंगे। 2 टॉपिक इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आप बहुत अच्छे तरीके चीजें सीख करके जाएंगे, इतना कंसेप्चुअल सीख के जाएंगे कि शायद मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो या किसी दूसरे टीचर की हेल्प की जरूरत ना पड़े। ओके, तो चलिए बात करेंगे अपने टॉपिक में। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसी पर्सन को हम इस पर तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट है अथवा नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है, दूसरा पॉइंट है मेंटली फिट है या नहीं है, तीसरा पॉइंट है कि वो बिहेवियरल, अब उसका बिहेवियर अच्छा है या नहीं है, पर चला अपने घर वालों के साथ बिहेवियर ठीक ठाक है पर बाहर वालों के साथ बहुत गंदा बिहेवियर है। ठीक है, मेंटली की बात समझ में आती है आपको, कोई बताना नहीं है कि दिमाग से जैसे किसी का खराब है तो मेंटली फिट हो, अगर नहीं है तो वो रिप्रोडक्टिवली फिट भी हो नहीं सकता। फिजिकली फिट अगर मान लीजिए हो सकता है उसकी टेस्टिस सही से काम ना कर रही हो या ओवरीज सही से काम ना कर रही हो, पेनिस सही से काम नहीं कर रहा हो, तो फिर उसको रिप्रोडक्टिवली हम फिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, या फिजिकली और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो भी हम उसको रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फिजिकल बता दिया, मेंटल बता दिया, बिहेवियरल बता दिया। अब आता है इमोशंस आते हैं, जैसे किसी किसी के इमोशंस ही बहुत अजीब तरीके के होते हैं, बहुत एक नॉर्मल जो फिजिकल बॉडी होती है उसके अंदर जिस तरीके के इमोशंस होते हैं उससे कहीं बहुत हट करके होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के कुछ अलग चिंताएं चल रही होती हैं। दैट मीन्स उसमें इमोशनली वो क्या है, थोड़ा सा डाइवर्टेड है, या बोल सकते हैं कि उसके इमोशंस अच्छे नहीं है, इमोशनली वो फिट नहीं है पर्सन, तब भी उसको हम रिप्रोडक्टिवली या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जब डेफिनेशन है, जो वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन है जिसको WHO ने दिया है, उस हेल्थ को, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उसने दिया है, तो उस डेफिनेशन के अंतर्गत वो फिट नहीं बैठता है तो फिर उसको हम रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसके साथ में एक टॉपिक और आता है, कौन सा आता है, बिहेवियर का सोशल आता है। सोशल में क्या होता है, कोई भी पर्सन जैसे मान ली सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी में बहुत गंदे तरीके से अगर व्यवहार करता है, उसका सोसाइटी में व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, तो भी वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो सकता हो या ना भी हो। ठीक है, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर एक पैरामीटर कभी इस चीज को डिफाइन नहीं करता है कि कोई भी पर्सन रिप्रोडक्टिवली फिट है या नहीं है, उसके लिए पूरे पैरामीटर्स का एक साथ होना ये बोल सकते हैं कि नेसेसरी होता है कि हाँ ये पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताए, ये पैरामीटर्स अगर सभी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक है तो वो रिप्रोडक्टिवली फिट है। हालांकि देखा जाए तो पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली फिट हर व्यक्ति को बोलना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ की जो डेफिनेशन भी काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, हर एक एस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली फिट बोलेंगे। बट हम क्योंकि जो रिप्रोडक्टिवली फिट की जब हम बात करते हैं तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है,
तो ये तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो फिजिकल या इमोशनल या फिर ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, या उनमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कोई पहले से ही इमोशनली इस तरीके से हो चुका है, वो अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर चुका है कि मैं तो कभी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, कोई भी फीमेल है अगर ऐसा सोच रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अब उसकी हार्मोनल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है और हार्मोनल एक्टिविटी इतना डिस्टर्ब हो जाएगी कि सच में वो प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से बोला जाता है कि ऐसा इमोशनली इस तरीके से डाइवर्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, वो रिप्रोडक्टिवली फिट माना जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस द टोटल वेलबींग, क्या बोलते हैं उसको हम टोटल वेलबींग बोलते हैं। टोटल वेलबींग मतलब जितने भी मैंने आपको अलग अलग जो पैरामीटर्स बताए, इन सभी पैरामीटर्स में उस व्यक्ति को खरा उतरना चाहिए, ठीक है। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन करने के लिए ये सब चीजों को होना जरूरी, जैसे फिजिकली फिट होना, इमोशन, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल, सब बता दिया। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो भारत में शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ तभी जाकर के सब एजुकेशनल सिस्टम हमारा स्ट्रांग हुआ, तो उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, खासतौर पे उसी चीज को फोकस किया गया है, ठीक है। हालांकि ओनली भारत में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड भी ये सब चीजें थी उस समय, क्योंकि उतना इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो हमें तो उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। अभी भी इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं जो मौजूद हैं, उनको ऊपर गवर्नमेंट या फिर जो सोशल वर्कर्स हैं वो लगातार कार्य कर रहे होते हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला है देयर इज लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन। लोगों को कोई पर्सनल हाइजीन क्या होता है, अपनी खुद की साफ सफाई कैसे होती है, उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहले की प्रॉब्लम थी, पहले बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा डिस्कस करने चले जाएंगे तो जो अपना लेक्चर है या जो हमारा वीडियो का टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे पुराने जमाने में पैड का इस्तेमाल किया जाता था फीमेल के द्वारा या नहीं, जिसको हम बोलते हैं सैनिटरी पैड्स बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करना भी है या नहीं करना, ये क्या चीज होता है, लोगों के बारे में यही जानकारी नहीं थी, ठीक है। गाँव की किसी फीमेल से जाके पूछना, शुरुआती दौर की पहले के जो हमारी मम्मी जो है उनके जमाने की जो फीमेल्स थी, उनको तो ये पता नहीं था कि ये सैनिटरी पैड नाम की कोई चीज होती भी थी, ठीक है। वो क्या यूज करती थी, कैसे यूज करती थी, वो अपना दुख दर्द उससे बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकती हैं कि किस तरीके से गंदे कपड़े का यूज करती थी, है ना। कई बार घास फूस का भी यूज करते थे, तो ढेर बहुत सारी चीजें उनमें डिस्कस करने चले जाएंगे। तो पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, उनको ये नहीं पता था कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, सर्वाइकल इन्फेक्शन हो सकता है, ढेर सारी और भी चीजें हैं जो बीमारियां फैल सकती हैं। ज्यादा उनको उस सब चीजों से लेना देना नहीं था क्योंकि जानकारी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको किस तरीके से साफ सफाई की जाए, क्या वो उनकी बार बार साफ सफाई करना जरूरी है क्या, तो ये सब चीजों के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव में है, गांव में क्या पहले भी शौचालय नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल अभी कुछ समय पहले से, है ना, 8-10 साल पहले से शौचालय की एक क्रेज चला कि नहीं सबके घर में शौचालय होना चाहिए, ठीक है। और साथ में बाथरूम होना चाहिए जिसमें वो आसानी से नहा सकें, है ना, कपड़े का एक्सचेंज कर सकें। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो वो नल पे जाके नहा रही हैं, पूरे कपड़े पहन के नहा रही हैं। फिर इस तरीके से कैसे ये एश्योरिटी दी जा सकती है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सही तरीके से क्लीन कर पाएंगी, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर के, ठीक है। सामाजिक मुद्दे भी थे इसमें बहुत सारे। दिस कॉजेज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या होते हैं, इसकी वजह से अगर एक फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब कोई सी ऐसी डिसीज हो गई जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है, तो उससे जो उसका कपल है, जो उसका हस्बैंड है, उसको भी वो चीज डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। दैट मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज फैलने के चांसेस बढ़ते थे सिर्फ इस नॉलेज की कमी होने की वजह से। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अर्ली मैरिज, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता था, जब भारत में इस तरह की कोई ज्यादा गाइडलाइन नहीं बनी थी, भारत आजाद हुआ था, तो उसके पहले की भी बातें हैं और उस समय की भी बातें हैं, क्योंकि उस समय शादी जो होती थी वो बहुत बचपन में कर दी जाती थी। जैसे प्यूबर्टी एज को अटेन करती, 12-13 साल की उम्र होती, तब तक वो अपने ससुराल पहुंच जाती थी, लड़की जो भी है। तो जब तक वो आज की जो डेट में जो शादी होती है 18 साल में, या फिर अभी उसको बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया है, तो जब तक लोग सोचते हैं शादी करने के, तब तक उस समय की जो फीमेल्स हुआ करती थी वो 3-4 बच्चे की मां बन जाती थी, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से कोई गाइडलाइन थी नहीं कि भैया कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, कितने नहीं करने। वो तो क्रिकेट की टीम बनाते थे, और अभी भी बहुत सारे गांव में आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिनके 5-5, 10-10 बच्चे होंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अर्ली एज में मैरिज आती थी, लोगों को समझ नहीं आता था। जब तक वो समझदार बनती थी फीमेल, अपने दिमाग से मेच्योर होती थी, तब तक ऑलरेडी वो 3-4 बच्चों की मां हो जाती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या था, जो मम्मी थी, जो बच्ची थी, जो अभी शादी हुई 12-13 साल की है, कई बार वो प्रेगनेंसी के दौरान जब भी डिलीवरी होती तो उसकी बॉडी का डेवलपमेंट सही से नहीं है, तो डिलीवरी के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती थी, फर्स्ट टाइम पे उसकी डेथ हो जाती थी।
तो मैटरनल डेथ भी बहुत ज्यादा रेट था, और जो इन्फेंट्स बोले तो जो बच्चा होता है उस शिशु, उसकी मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, उसकी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं मोर्टेलिटी ज्यादा था क्योंकि उस बच्ची को जो अभी 12-13 साल की है और या फिर 15 साल की है, 15 साल तक में एक माँ की बच्ची माँ बन चुकी है, एक बच्चे की माँ बन चुकी है, उसको उतना अच्छे से केयर करना नहीं आ रहा है, उसको अच्छे से पता नहीं है कि किस तरीके से बेबी की केयर की जाए, क्या क्या जरूरत है उसके लिए, या ना तो इतनी ज्यादा सुविधाएं थी, तो सुविधाओं का भी अभाव था और ढेर सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो बच्चे थे उनकी मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। ये प्रॉब्लम्स अभी हम पढ़ रहे हैं कि उस समय की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ठीक है, तो क्या था, हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। दूसरा था ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस था, इसकी वजह से क्या होता था, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, लोगों को पता ही नहीं कि हमें कितने बच्चे पैदा करना है, कम बच्चे पैदा करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके जिएंगे। पहले के जमाने में कुछ इस तरीके सोचा करते थे लोग कि हमारे पास 4 बच्चे रहेंगे, अगर 2 कमाने चल जाएंगे या 2 पुलिस में चल जाएंगे तो भी अपने पास 2 घर में रहेंगे, घर को संभालेंगे। ठीक है, कभी किसी लड़ाई झगड़ा हुआ तो 4 लड़के रहेंगे तो 4 लठ लेकर के पहुंच जाएंगे, ठीक है, कूटने पीटने के लिए। तो उनका अपना अलग ही तरीके से सोचना था, उनका अलग विचार था। खाने की कोई कमी नहीं, खाने की इसलिए कमी नहीं क्योंकि भाई कहीं ना किसी के यहाँ मजदूरी करके पेट तो भर ही लेंगे, खाने की कोई टेंशन नहीं रहती थी। पढ़ाई लिखाई का कोई वे नहीं कि भाई कितना खर्च आएगा कितना खर्च नहीं है, कपड़े के लिए कोई चिंता नहीं, एक बोरा कांटा पहन लिया, बना लिया, कुछ भी पहन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते थे, अपनी जो उनकी रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज थी, उनको क्योंकि अवेयरनेस नहीं था तो बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती थी, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, पीपल इंकरेज बिलीव्स, लोगों को जो वहां के जो लोग थे उनका अलग धर्म, देखो इसमें धर्म की बात नहीं आना चाहिए, हालांकि कोई भी धर्म हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर ईसाई हो या कोई सा भी धर्म रहा हो, वो जो लोग थे उनको सब मिथ्स में थे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लोग ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा जानकारी थी, सबके सब मिथ्स में थे। उनका सबका मानना था कि सब भगवान की देन है, कभी कोई ये नहीं सोचता था कि सब हमारे कुकर्म की देन है ये। ठीक है, वो सब क्या बोलते थे, सब भगवान की देन है, सब ईश्वर की देन है, वो चाहे तो 10 बच्चा पैदा कर दे, चाहे तो एक भी ना दे। ठीक है, तो ये लोगों को मानना था, तो वो बस भगवान के भरोसे छोड़ करके कंटेक्ट करते, सेक्सुअल कंटेक्ट करते, बच्चा पैदा होते, फिर से अगली बार वही चीज। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती जब तक थोड़ा सा होता, परिवार इतना बड़ा कर देते कि 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हो जाते। ठीक है, 8-9 तो आम बात थी, 7-5 चाहे तो इनकी तो ठीक है, कुछ नहीं है, सीधे वो 10 के पहले पार करते थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, इनकरेज बिलीव्स इन मिथ्स, बहुत सारे मिथ्स थे, उनके ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है, मिसकंसेप्शन थे, उनको कुछ पता नहीं था। ठीक है, अंधविश्वास में फंसे रहते थे कि भगवान की देन है, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें। और सेक्स रिलेटेड इशू जितने भी, जैसे होता ना कि कभी किसी को बीमारी हो जाए तो बोल देते सब भगवान की देन है, जो है भगवान दे रहा है ना, भगवान की महिमा है कि हमें इतना तकलीफ सहना है तो सहना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ढेर सारी ऐसे उनकी भाषाएं में जो भी है वो बोलते थे। पर आज देखो, आज क्या है, आज का जनरेशन काफी डेवलप हो चुका है, बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। कोई किसी से रिलेटेड, सेक्सुअल कंटेक्ट से रिलेटेड या जो भी है, इनसे रिलेटेड अगर बीमारियां होती हैं तो फटाफट क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, अलग अलग तरीके के गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर मेल के डॉक्टर हैं, उनको आप दिखा सकते हैं और आसानी से उससे रिलीफ पा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स थी, मैंने समझाया आपको, जितना सिंपल भी मैं अच्छे तरीके से समझा सकता था समझा दिया। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जब भारत आजाद हुआ, फिर जैसे संविधान वगैरह बना, ठीक है, अच्छे तरीके से शासन चालू हो गया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि भारत किस दिशा में जा रहा है और हमें किस दिशा में इसको लेके जाना है, तो इसके लिए क्या की गई, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाई गई। ठीक है, उन स्ट्रेटजीज में बोले तो हिंदी में बोलते हैं युक्तियां, अलग अलग प्रकार की युक्तियां बनाई गई, तरीके बनाए गए कि किस तरीके से हमें बचा जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आगे वाला जो एक समाज बने वो सभ्य समाज बने, उसके पास जानकारी हो, सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट है इनके बारे में सही से उसको जानकारी हो, अच्छे तरीके से डील करें, तो एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सके, इसके लिए बहुत तरीके अपनाए गए। ठीक है, वन बाय वन करके इन सब तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करके लॉन्च किया गया है 1951 में। ठीक है, कब, जैसे संविधान लागू हुआ उसी समय क्या किया गया, फटाफट फैमिली प्लानिंग करके क्या एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उस प्रोग्राम के कुछ मेन पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये था कि आपको कितने फैमिली होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स होना चाहिए, आपको कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। ठीक है, ये जो टीचर्स थे गांव के या जो सोशल वर्कर्स थे या फिर गवर्नमेंट थी और प्रिंट मीडिया थी, इन सब के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जो कुछ भी व्हाटएवर, जो कुछ भी उस समय संसाधन मौजूद थे, उन संसाधनों का यूज करते हुए लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का कार्य किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको हम RCH के नाम से बोलते हैं। ये इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम से वेयर लॉन्च्ड इन 1997 में, इनकी डेट और साथ में इनका प्रोग्राम का नाम, ठीक है, दोनों याद है। एक 1951 में और एक 1997 में लॉन्च किया गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत 30 साल मर रहे थे। तो पहली बात तो रिप्रोडक्टिव जब स्टेज में जब माँ रहती है तो किस तरीके से उसकी केयर की जानी चाहिए, इस पॉइंट को लेकर के ज्यादा। और दूसरा फिर चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड के हेल्थ के लिए भी अच्छे तरीके से नियम कानून बनाए गए ताकि उसको अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट करवाया जा सके। इसके मुख्य 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट है क्रिएटिंग अवेयरनेस एवं द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो एस्पेक्ट थे उन सब के बारे में अच्छे तरीके लोगों को जानकारी दिया जाना था, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनके बारे में लोगों को पढ़ाया जाना, बताया जाना कि कैसे इनको इनकी साफ सफाई कैसे करनी है, इनका कैसा ख्याल रखना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको किस तरीके से उनसे मैनेज करना है, ठीक है। और भी जिस इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उन सब पॉइंट्स को उस समय गवर्नमेंट के द्वारा समझाया जाने लगा, ठीक है, सोशल वर्कर के द्वारा समझाने लगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई उस तरीके से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। जब बच्ची या बच्चा जब 12-13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में आता है तो उसमें अलग तरह के कैरेक्टर्स आने लगते हैं, ठीक है। तो उसको एक सही नजरिए से देखा जाए, उसके बारे में लोगों को जानकारी हो। बच्ची अगर फर्स्ट टाइम पीरियड में जा रही है तो उसको उसके बारे में पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक से वो घबरा जाए, घबराने के बाद कुछ गलत दिशा में कदम उठाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए उनको एक सही एजुकेशन, सही तरीके की चीजें, जानकारी प्रदान की जाना, ये बताया जाना सब चालू हुआ, ठीक है। एडोलेसेंस एज में जब वो आते थे तो उसको किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, क्योंकि इस समय हार्मोन्स बहुत तेजी से बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं, हार्मोन्स बहुत ही साथ एक्ट करते हैं। तो दोनों है कि इसमें जो मेल है या जो फीमेल है उनको अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं, या कई बार वो कर लेते, पढ़ सकते नहीं, वो कर ही देते हैं। जैसे गलत डायरेक्शन में चले जाना, बोले ड्रग्स वगैरह का यूज करना, क्योंकि उस समय समझ कम होती है और जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रभाव ज्यादा होता है, तो लोग किसी चीज की तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक नॉर्मल एज होती है जिसको हम एडोलेसेंस की एज बोलते हैं। तो वहां पर भी लोगों को सही तरीके से एजुकेट करना, बताना, समझाना, उनके लिए उनके अंदर अवेयरनेस, बोले तो उनके अंदर जानकारी का जो बोलते जानकारी पहुंचाना, इस तरीके से किया गया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनके बारे में बताया गया, क्योंकि इस दौरान पे लोगों को, मैंने बोला कि हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, वो बोलते हैं ना मनमा इमोशन जागे रहे, तो मनमा इमोशन नहीं बल्कि हार्मोन जाग जाते हैं, जिसकी वजह से वो ढेर अलग अलग तरीके के रास्ते अपना सकते हैं। और उस हार्मोन के रास्तों की वजह से वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे जो गंभीर बीमारियां होती हैं, इनसे भी वो प्रभावित हो सकते हैं या फिर अफेक्टेड हो सकते हैं। तो लोगों को बताया जाना, लोगों को समझाया जाना जो इस एज में है, उनको इस चीज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देना कि भाई साहब अगर आप गलत रास्ता अपनाएंगे तो इस तरीके से जो बिल्कुल से जानलेवा बीमारियां होती हैं बहुत सारी, इनमें से जैसे HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, है ना, तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनसे आप ग्रसित हो सकते हैं और अल्टीमेटली अपनी जान गंवा सकते हैं। तो ऐसा है कि आपको अगर जानकारी होगी तो आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, अवेयरनेस क्रिएट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज। मान लीजिए अवेयरनेस अगर बना भी दिया, अवेयरनेस दे भी दिया, तो किस तरीके से, अगर फैसिलिटीज ही नहीं होगी तो क्या करेंगे उस अवेयरनेस का। कुछ अवेयरनेस ऐसी होती है जो बिना फैसिलिटीज के भी उनके जीवन में उतारी जा सकती है या वो उनका जीवन में उपयोग कर सकते हैं, बट इसी में कुछ ऐसी हैं जिनका जरूरी, जैसे मान लीजिए जो एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए किस तरीके से उसको पैड का इस्तेमाल करना है। तो जब ठीक है आपने बता दिया कि पैड का इस्तेमाल करना है, सैनिटरी पैड का यूज करना है, बट अगर उस पर्सन के पास, उस फीमेल के पास तक वो चीज अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज ही नहीं है, तो कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, समझ में आ रही बातें। तो जो ये अलग तरीके अवेयरनेस क्रिएट गई, जहां पे जरूरत पड़ी उनके लिए प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, उनके लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई। अलग तरीके का, अगर कोई पर्सन ड्रग्स में एडिक्टेड हो गया है या फिर जिस अलग तरीके के जो क्या बोल सकते हैं गलत रास्ते हैं उनमें अगर पर्सन चला गया है तो उसके लिए किस तरह के सुधार गृह केंद्र बनाए जाए, ये सब फैसिलिटीज में आती हैं, ठीक है। एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, और उनको लगातार सपोर्ट देना ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का क्रिएशन या फिर उसको क्रिएट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब इनमें क्या किया, प्रचार किया गया। ये सब चीज किसके माध्यम से की गई, इन सब चीजों के माध्यम से की गई जो मैं पढ़ने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। तो ऑडियो विजुअल एड्स
बोले तो इनके क्या किया गया, अलग अलग तरह के एड्स बनाए गए। एड्स बोले तो प्रचार बनाए गए। जैसे पहले टिकट अगर बिकता था सरकारी बस का या फिर ट्रेन का, तो उसके पीछे की तरफ परिवार नियोजन से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट्स लिखे रहते थे। ठीक है, उसमें एक डायग्राम बना रहता था, इधर मम्मी इधर पापा, बीच में 2 बच्चे, है ना, क्योंकि पहले हम 2 हमारे 2 चलता था, तो पहले 2 बच्चे होते थे। अब तो ऐसी कंडीशन आ गई कि हम 2 हमारे 1, बीच में एक ही बच्चा बनता। अब के जो नए डायग्राम्स बनते हैं, कहीं पर लोगो देखा होगा, तो एक तरफ पापा खड़े रहेंगे, एक तरफ मम्मी खड़े रहेंगे, बीच में एक बच्चा रहेगा, दोनों की उंगली पकड़ के रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, तो पहले शुरुआत दौर में 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2 का नारा दिया गया था। ठीक है, वी 2 आवर 2, है ना, इस तरीके से। तो ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से ऑडियो बनाया गया। बोले तो ऑडियो में क्या किया गया, जो कैसेट्स होती हैं उनमें रिकॉर्डिंग किया गया। रिकॉर्डिंग क्या करके चौराहों में या जहां कहीं भी बजाया गया। विजुअल एड्स बोले तो जो उस समय दूरदर्शन समाचार चलता था, दूरदर्शन जो चैनल का प्रकार से जो भी है टीवी का चैनल चलता था, उसमें क्या होता था कि बहुत सारे एड्स आते थे, है ना। हर मूवी, जितने भी मूवीज थी सब उसी में आती थी, लोग देखा करते थे। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता था, बीच बीच में ढेर सारी इसी तरीके परिवार नियोजन से रिलेटेड करके, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड करके जो भी एस्पेक्ट्स है, उन एस्पेक्ट को प्रदर्शित किया जाता था, दिखाया जाता था, बताया जाता था, लोगों को जानकारी दी जाती थी। ठीक है, एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मैंने बताया, जैसे टिकट के पीछे दे देना। ठीक है, जब भी सिनेमा घर में लोग जाते थे तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे एड्स चिपके रहते थे। लोगों को समझाना था, लोगों को बताना था, जिस तरीके से गवर्नमेंट उस समय, क्योंकि बहुत सारे संसाधन की कमी थी। आज तो हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं, ढेर सारी चीजें बहुत आसानी से चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, और उस समय ये सब चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती। लोगों तक जो पेपर थे, न्यूज पेपर जाते थे, या जो साप्ताहिक पत्रिकाएं जाती थी, उन साप्ताहिक पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में इन सब चीजों के बारे में लिख करके, छाप करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था। बोथ गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट जो ऐसे एजेंसीज होती थी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज बोल सकते हैं या एजेंसीज बोल सकते हैं। तो वो मिल करके गवर्नमेंट के साथ में नॉन जो एनजीओज होते हैं या फिर जो एजेंसीज होती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, ये मिल करके काम, कदम से कदम मिला करके बढ़ के काम किया था। दोनों ने मिल करके किया था। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की थी, समझाया था, बताया था, जाकर के गांव से गांव में, क्योंकि हम उस एज से गुजरे हैं जहां पे ये सब चीजें होती थी। लोग आते थे, हमें याद है कि गांव में क्या होती थी, महिलाएं आती थी, है ना, जो हमारे आंगनबाड़ी मैडम हुआ करती थी, या फिर जो क्या बोलते हैं टीचर हुआ करते थे, वो आते थे, परिवार को बैठाते थे, उनको थोड़ा बहुत ही परिवार नियोजन के बारे में, महिलाओं को, 4 महिलाओं को, 10 महिलाओं को, एक परिवार की महिलाओं को बैठा करके थोड़ी सी चीजें समझाते थे, बताते थे। तो ये सब चीज किया गया। ठीक है, आर इंगेज्ड इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस। ये सब कहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने में सबका यूज किया गया है, या ये उसमें शामिल थे। ठीक है, एमंग द पीपल्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें टीचर्स वगैरह का नहीं दिया, बट उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, चलिए एक चीज और बता, जैसे पहले मनी ऑर्डर जाता था, है ना, जो डाकिया आता था, पोस्ट लेने आता था, तो पोस्ट का जो पेपर रहता था ना, उसमें भी पीछे की तरफ क्या होता था, इस तरीके की चीजें लिखी हुई होती थी, चिपकी हुई होती थी। अब तो ठीक है, अब तो सादा आता है, या कई बार प्रिंटेड भी आता है, जो भी जैसा। तो पहले भी उस के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाती थी। आशा करता हूं जो स्ट्रेटजीज थी उनके बारे में जितने पॉइंट थे आपको समझ में। अभी और पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, इनकरेजिंग सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली जो फीमेल चाइल्ड है, वो जब स्कूल के टाइम पे रहता तभी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड जैसी प्रॉब्लम से एक बार उसको फर्स्ट टाइम पे फेस करना पड़ता है। और कोई भी फीमेल है अगर उसको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पहली बार में हो सकता है बहुत घबरा जाए, उसको सही तरीके से वो हैंडल ना कर सके। तो इसलिए जरूरी था कि जब वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए, मेल में भी तो चेंजेस आते हैं, मेल में भी वही चीज होता है ना। तो जो मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी है, दोनों को, जो बच्चे हैं उनको सेक्स एजुकेशन देना चालू किया जाने लगा। स्कूल में इसको ऐड कर दिया गया। अभी भी ऐड, देखो आप 8th क्लास की बुक उठा के देखोगे तो 8th क्लास से ही सब चीजों को ऐड कर देगा, क्योंकि 8th क्लास तक बच्चा लगभग 13 साल तक का पहुंच जाता है, 13 से 14 साल या 15 साल तक का। इसी एज के बच्चे 8th क्लास तक रहते हैं। तो उनमें ये जब चेंज देखने को मिलते हैं, तो उनके तब तक उनके पास जानकारी होती है, वो थोड़ा सा उस चीज को अच्छे तरीके से, अगर टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया, तो वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अपने माँ से, अपने सिस्टर से, जो भी दोस्त है उनसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, गिव द राइट इंफॉर्मेशन टू यंग माइंड्स एंड सेव द मिथ्स। क्योंकि जो नए नए माइंड्स होते हैं उनसे मिथ से बचाना। जैसे मान लीजिए पहले एक मिथ, अभी भी बहुत सारे घरानों में मैं देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन का अभाव है। जैसे किसी फीमेल को अगर पीरियड्स आ गया है, तो अब उसको एक कमरे में रहना, अलग रहना, किचन में नहीं जाना है, मंदिर नहीं टच करना है, ढेर सारी चीजें हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि अगर किसी मेल को हाथ कट कर दिया, उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या वो मंदिर नहीं जा सकता? क्या वो ब्लड नहीं है?
अगर फीमेल की बॉडी से पीरियड्स के रूप में ब्लड निकल रहा है तो फिर ऐसा क्यों उसके साथ भेदभाव कि वो मंदिर नहीं टच कर सकती है, वो मंदिर के परिसर में नहीं जा सकती है, इवन वो किचन में नहीं जा सकती है। अगर चली जाएगी तो क्या आपका खराब हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, ये मिथ्स थे और अभी भी कई सारे घरानों में, कई सारे गांवों में, कई सारे इलाकों में ये मिथ्स व्याप हैं, बहुत तेजी से गहराई के साथ ही पकड़ बना के रखे हुए हैं। इनको जरूरत है समय के साथ में साइंस पढ़ने की, लोगों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, तब जाकर के उससे वो बाहर आ पाएंगे। ठीक है, मिथ्स थे, मिसकंसेप्शन थे कि अगर वो चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान रूठ जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, ढेर सारी चीजें थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, ये था। ठीक है, और भी इसमें ज्यादा चीजें थी, जैसे मान लीजिए अगर कोई पीरियड के दौरान, मैंने सुना है अपने कानों से, मैंने देखा ऐसे लोगों को बात करते हुए कि अगर कोई फीमेल है वो पीरियड्स के दौरान किसी पर पराये पुरुष को देख लेगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये भगवान जाने कैसे मिसकंसेप्शन या फिर मिस से लेकर के वो लोग आते थे, कहां से लेके आते थे, इनको जनरेट किया जाता था, पता नहीं कैसे जनरेट करते थे, समझ में नहीं आ रही बात। अरे भाई पीरियड है, कोई फीमेल को पीरियड है, वो किसी मेल को देख लेगी, कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी? यही कारण था कि उसको अलग रूम में पैक कर दिया जाता था, अलग रहने दिया जाता था, उसको खाना दिया जाता था वहीं पे। ये सब चीजें थी, मिस थे। ये क्या मिसकंसेप्शन है, लोगों की गलत अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बाहर आए, इसलिए बच्चों को सही एजुकेशन देना जरूरी था, ताकि आगे एक नई जनरेशन जो आए उसको अच्छे तरीके से इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो और अवेयर हो। बट कंडीशन ये है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में होने के बावजूद भी लोगों तक सही जानकारी ना होने के बावजूद ये अभी भी उसी मिसकंसेप्शन के या फिर अपने माँ के दिया हुआ जो ज्ञान होता है उससे नई नई जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो उसी को फॉलो करती चली आ रही हैं। मेरी अगर डिमांड ये है कि लोगों को इस सब चीजों से साइंस पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और पुरानी अवधारणाओं को छोड़ करके, मिसकंसेप्शन को छोड़ करके एक साइंटिफिक वे में आपको आगे एक समाज, नए सभ्य समाज निर्माण करने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं एजुकेटिंग पीपल्स अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, जैसे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, अवेयरनेस की कमी की वजह से, तो ये भी पॉइंट है, ये भी हम उससे भी निजात पाए। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को बर्थ कंट्रोल जो ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो आर्टिफिशियल तरीके के हों, वो जो मेथड्स अवेलेबल हैं उनका यूज कैसे किया जाए, उनकी अवेलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड की जाए, तो इस सब चीजों को लेकर के उनकी एजुकेशन किया जाए, उनको बताया जाए कि इसका कैसे यूज करते हैं, आपको कहाँ मिलेगा, इसका किस तरीके से आप कितने लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो जैसे केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो माँ है, जो प्रेग्नेंट माँ है, उसको किस तरीके से केयरिंग की जाए, क्योंकि उसके भी केयर की आवश्यकता होती है, एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय जो भी वो न्यूट्रिशन लेती है वो एक नहीं बल्कि दो बॉडी में जाता है, उसकी बॉडी में कम, उसके फीटस वाली बॉडी में, जो उसका बेबी डेवलप कर रहा है उसकी बॉडी में ज्यादा ट्रांसफर होता है। इसकी वजह से फीमेल बहुत वीक हो जाती है और इसी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो इन्फेंट है वो भी बहुत वीक या फिर किसी बीमारी से ग्रसित पैदा होता है। तो क्यों? क्योंकि उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं दिया गया है, मल फंक्शनिंग हो गई है उसके बॉडी के अंदर। ठीक है, मल न्यूट्रिशन दिया गया है, तो ऐसा ना हो, तो लोगों को अंदर समझ होनी चाहिए, इसलिए एजुकेट किया जाना चालू किया। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, पोस्ट नेटल केयर बोले तो जैसे जन्म हो जाता है तो उस माँ का फिर किस तरीके से केयर किया जाना, क्योंकि अभी भी वो न्यूट्रिशन दे रही है बेबी को, अभी वो लगातार दूध पिला रही है, तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसको दूध बनाने में या फिर बच्चे को दूध पिलाने में चला जाता है, तो उसके बाद भी उस फीमेल की बहुत अच्छे तरीके से केयर की आवश्यकता होती है, वो केयर किया जाना चाहिए। इसके बारे में एजुकेशन देना ये स्ट्रेटजीज में शामिल था, उनकी जो रणनीतियां थी गवर्नमेंट की, उन रणनीतियों में इन सब चीजों को शामिल किया गया था। आगे है चाइल्ड की भी केयर करना, किस तरीके से उसका बच्चे की केयर किया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना की कितनी जरूरत है, कितने इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में लोगों को बताना। लोग क्या करते हैं, बच्चा अगर थोड़ा सा पैदा हुआ, 10 लग गए उसको दूध, माँ का दूध पिया 10 लग गए, नहीं माँ का दूध नहीं देना, उसको गाय का दूध लेके आओ, भैंस का दूध लेके आओ, अरे बकरी का दूध लेके आओ। अरे क्या जरूरत है उनको, माँ जब दूध निकल रहा, माँ बना रही है, माँ की बॉडी में दूध बन रहा है तो उसको पिलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, 10 लग रहा लगने दो, थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट ले लो, बच्चे को डॉक्टर है, डॉक्टर की केयर में रखो ना, क्या दिक्कत है। पर माँ का दूध पिलाओगे तो उससे उसके क्या होगा, उससे उसकी बॉडी में इम्यूनिटी आएगी, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी बेबी के रूप में डेवलप करेगा। बट आपने पहले से गाय भैंस ये दूध वो दूध लेके पिलाना चालू कर दिया आउटर पाउडर का, तो फिर वो तो सीधा सा बहुत वीक बच्चा डेवलप होगा आगे चल के, मेंटली और हेल्दी फिजिकली दोनों तरीके से वीक होगा। इसलिए जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, अगर गलती से फीमेल चाइल्ड पैदा हो गया तो उस माँ को ब्लेम करना, उस पूरे परिवार को ब्लेम करना,
या फिर सब ज्यादा उस ब्लेम का शिकार होती थी तो उस बच्ची को पैदा करने वाली माँ ही होती थी। और फिर उसकी वजह से क्योंकि माँ को ब्लेम किया गया है तो आगे चल के माँ भी उसके जब भी पोस्ट नेटल केयर करती, बड़ा होती बच्ची, तो हमेशा उस बच्ची को जब तक वो बड़ी होकर के शादी होकर चली नहीं जाती तब तक उसको बच्ची को अपने माँ के ताने सुनने पड़ते हैं। बहुत अजीब तरीका था, लोगों को मानना था, और अभी भी कई जगह ये तरीके प्राप्त हैं। ठीक है, ये कुरीतियां या फिर ये गंदे नेचर, गंदे तरीके, गंदे सोच अभी भी व्याप्त है। आशा है कि इन सब चीजों से एजुकेशन के माध्यम से बाहर निकला जा सकेगा। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने समाज का सभ्य विकास कीजिए। आप समझ आइए अपने परिवार को, अपने परिजनों को, जितने लोगों को जानते हैं, आप उनको धीरे धीरे इस तरह समझाएंगे, एक सभ्य समाज का डेवलपमेंट होगा। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी इस गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल बना करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अगर फीमेल चाइल्ड है तो भी उसको बराबर पढ़ाने, उसको बराबर एक भाई के बराबर दर्जा देने का अधिकार है, उसको दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से एक मेल बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं पेरेंट्स, या ज्यादा आशा करते हैं, उनको मेल से कम बल्कि फीमेल से ज्यादा आशा करना चाहिए। वो बहुत अच्छे तरीके से दोनों परिवार का, एक अपने परिवार का साथ में अपने ससुराल, जब भी उसकी शादी होती है ससुराल में जाती है, दो परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है, निर्वहन कर सकती है। तो नहीं ज्यादा दे सकते हैं तो इक्वल जरूर देना चाहिए, मेल चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड को बराबर एजुकेशन, हर चीज में बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने बनाया, अपने रूल्स बनाए हैं, बताए हैं रूल्स के आधार पे, फिर भी लोग नहीं करते हैं, वो उनकी एजुकेशन की कमी है। आगे बात करते हैं, सैचुरेटिव बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस। सबसे बात, ये मेन टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है? देखिए, पहले वाले चैप्टर में हमने बात किया था कि एक एम्नियन लेयर होती है। एम्नियन लेयर क्या होती है? बोले जो दो लेयर के द्वारा, किसके द्वारा? बोले एक्टोडर्म और मेसोडर्म के द्वारा बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, जो बेबी, जो फीटस डेवलप कर रहा होता है माँ के पेट में, उसके एक झिल्ली बनाती है। उस झिल्ली के अंदर बेबी पैक होता है और उस झिल्ली के अंदर भरा होता है लिक्विड, फिर लिक्विड में बीच में तैरता, उसी पानी में जो भी लिक्विड है उसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी पड़ा रहता है। तो उस झिल्ली के अंदर, वो झिल्ली क्या? एमनियन मेम्ब्रेन है, और उस एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ बेबी से स्प्लिट होकर के, जो फीटस है उस फीटस से स्प्लिट होकर के सेल्स जो पड़ी होती हैं उसी में तैर रही होती हैं, उन सेल्स के माध्यम से उन सेल्स को निकाला जाता है। बोले उसमें से इंजेक्शन के माध्यम से उस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा बाहर निकाला जाता है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड से, ध्यान से सुनना, उस एमनियोटिक फ्लूइड से फिर क्रोमोसोमल पैटर्न देख करके ये पता किया जाता है कि पर्सन को कोई डिसीज तो नहीं है, उस बेबी को, जो बेबी डेवलप कर रहा है, जो फीटस डेवलप कर रहा है, उस फीटस को कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इन सब चीजों के बारे में पता किया जाना क्या होता है? एक टेस्ट किया जाता था, एमनियोसेंटेसिस। बट इस एमनियोसेंटेसिस से उस फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता था, क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल पैटर्न देखा जाता था। तो आसानी से क्रोमोसोमल पैटर्न देख करके वो सेक्स भी डिटरमाइन कर लेते थे। पहले ऐसा इसमें कोई ज्यादा बैन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, फटाफट जाकर के सेक्स डिटरमिनेशन करवाते थे। वो भले डिसऑर्डर देखें या ना देखें, पर पहले वो यही पता करते थे कि लड़की है या लड़का है। बाई चांस अगर लड़की है तो पूरे घर में मातम छा गया, तरीके अपनाने लगे कि किस तरीके से इसका गर्भपात करवाया जाए, इसका एबॉर्शन करवाया जाए, क्योंकि हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें पहली बार में लड़का ही चाहिए। ठीक है, इवन फर्स्ट बेबी डेवलप कर रहा फीटस में, उस फीमेल बॉडी के अंदर पहली बार, पर फिर भी उनको पहली बार लड़का चाहिए और फर्स्ट टाइम पे ही उसका एबॉर्शन करवा देते थे, जिसकी वजह से जो माँ है उसकी हेल्थ में, या कई बार उसकी जान भी जा सकती थी। बेबी को तो वैसे भी मार रहे हैं, चाह करके भी मार रहे हैं कि जाने दो, नहीं चाहिए हमें। तो ये क्या होता है, अगर आपने क्रोमोसोमल, देखो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट होता है, अ फीटल सेक्स डिटरमिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। क्या होता है बेटा? क्रोमोसोमल पैटर्न इन द सेल्स फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड किसके? एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है और फीटस के चारों तरफ होता है। ठीक है, या एम्ब्रियो के चारों तरफ होता है। तो वहां से इस फ्लूइड को निकाल करके ये सब टेस्ट किया जाता था, क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर डिसऑर्डर, और साथ में सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता था। तो इसमें क्या कर दिया, उसने बैन लगा दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया, और इस आधार पे कुछ स्पेशल कानून या नियम बनाते हुए, इसके बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाते हुए कि भाई साहब, अगर आप इसको जानबूझ करके बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं तो आप एक मर्डर साबित होंगे, और एक मर्डर को जिस तरीके से, जितनी उसको क्या बोलते हैं कि सजा मिलती है, उतना ही पनिशमेंट आपको भी दिया जाएगा, बराबर पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि आप भी एक फीमेल चाइल्ड के मर्डरर हैं। ठीक है,
बाई चांस क्या होता है कि फीमेल चाइल्ड के साथ साथ में माँ भी मरने की संभावना या उसकी भी डेथ होने की संभावना होती थी, तो दो मर्डर के केस लग सकते थे। ठीक है, तो ये एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस थी फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन टू द लीगली चेक इंक्रीजिंग द फीमेल फोर्टिसाइड, क्योंकि फीमेल को ही देख करके एबॉर्शन करवाया जाता था, उसको मार दिया जाता, उसका गर्भपात करवा दिया जाता था। अगर लड़का है तो फिर तो बच्चा पैदा भी नहीं हो उसके पहले घर में ढोल डरागे बजना चालू हो जाते थे। ठीक है, ढोल नगाड़े जो भी है बजना चालू हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे, पूरा परिवार खुश, अरे बाप रे बच्चा आने वाला, लड़का आने वाला है। ठीक है, बट अगर फीमेल है तो फिर उसको अभी पेट में है फीमेल चाइल्ड, पर फिर भी उसको ब्लेम करना पहले से चालू कर देते थे। ये बहुत गंदा तरीका था। ठीक है, मुझे लगता है इन सब चीजों को गवर्नमेंट ने बैन करके अच्छा किया है। फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड को दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे वो जो भी पले, वो जमीन पे आए, बाहर पैदा हो और अपने आप को डेवलप करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में विकसित करें। ठीक है, एक डायग्राम देखो यहाँ पे। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए ये माँ है, माँ का पेट है। ठीक है, इस तरीके से लेटी हुई है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये बेबी डेवलप कर रहा है उसके पेट में। ऊपर की तरफ से क्या किया जाता था, एक इंजेक्शन लिया जाता था। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो होते हैं उनके द्वारा या नर्स के द्वारा ही ये सब चीज टेस्ट परफॉर्म किए जाते थे। ये देखो बेबी है, इस बेबी को ध्यान से देखना, तो एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, उस मेम्ब्रेन का नाम है एमनियन। यहाँ पे लिखा नहीं है शायद कहीं पर भी। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, तो एमनियन मेम्ब्रेन का नाम है। ये साइड में क्या है, प्लेसेंटा है। ये पूरी बॉडी किसकी, यूट्रस की बॉडी है। ये प्लेसेंटा, ये वाला पार्ट पूरा प्लेसेंटा है। ठीक है, एम्बिलिकल कार्ड है, ये यहाँ पे जुड़ी हुई है और ये पूरा फीटस डेवलप कर रहा है। इस मेम्ब्रेन से जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ध्यान सुनना, ये जो मैं जहां पर मार्कर चला रहा हूँ, ठीक है, ये जो है, ये मेम्ब्रेन जो है ये है एमनियन। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, एमनियन। और इस एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड, क्या भरा हुआ बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड को 2-3 ml 4 ml निकाल लिया जाता था, फिर इसी के उसमें से फिर क्या किया जाता, टेस्ट किया जाता था। ठीक है, और ये इधर के बेजाने वगैरह पार्टी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस इतना मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से पेट से ऊपर की तरफ से ही इंसर्ट किया जाता है। जो पेट होता है ना बाहर की तरफ से, यहीं से बच्चे की पोजीशन देख करके किस तरीके से बच्चा है, एक स्पेशल डॉक्टर के माध्यम से उसको टेस्ट किया जाता था। और इसको शुरुआती के 3-4 महीने के पहले ही इसको टेस्ट कर लिया जाता था आसानी से, ताकि उसका एबॉर्शन भी करवाया जा सके। तो या फिर जो बेबी है, बाई चांस देखो क्रोमोसोमल अगर डिसऑर्डर है, तो फिर गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि उसका एबॉर्शन करवाए, क्योंकि अगर वो जमीन पे आ भी गया तो उसका वैसे भी बहुत बुरी तरीके से उसकी जिंदगी गुजरेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको लीगलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने कि हाँ, एमटीपी, जिसका हम एमटीपी के नाम से जानते हैं, तो एमटीपी को बोल करके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अगर मेडिकली ये अच्छे तरीके से फिट बेबी या फीटस नहीं पाया जाता है, डिसेबल पाया जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर है, या बॉडी का डेवलपमेंट सही से नहीं है, तो उस कंडीशन में मेडिकली उसका जो होता है ना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो मेडिकली उसको टर्मिनेट किया जा सकता, बोले एबॉर्शन करवाया जा सकता था, बट गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए लीगलाइज रूल्स बना दिए। अब इसको वैध तरीके से या फिर अवैध तरीके से अब कहीं पर भी इसका परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। अगर बाई चांस ऐसे कोई पकड़ा जाता है करते हुए, तो अच्छी खासी सजा है। वो डॉक्टर को भी जो इसको टेस्ट को बताएगा, डिस्क्लोज करेगा, और साथ में उस मेल को भी जो इसका हस्बैंड है जो करवा रहा है, और उस फीमेल को भी जो उसके लिए राजी हो रही है। ठीक है, इन सब चीजों को सबको इसमें पूरा मतलब एक साथ सब निपटेंगे, साथ में सबके लिए तैयार है बिल्कुल खाका। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और आगे हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये देखिए, एक टॉपिक क्या था, जितना भी है प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रेटजीज थी, प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी। उसके बाद हमने क्या किया, जो जो स्ट्रेटजीज बनाई गई उन सब स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया, ताकि वो जो प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सके। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो स्ट्रेटजीज थी। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक में हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है अचानक से जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ना। एक ही दिन में जनसंख्या नहीं बढ़ती है, ना एक ही साल में बढ़ती है। जनसंख्या 10 साल, 15 साल या 50 साल की जो एक एवरेज टाइम ईयर होता है, उस टाइम ईयर के दौरान बढ़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो है
ट्रिमेंडस या बहुत स्पीड के साथ पॉपुलेशन का बढ़ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमारे पास डाटा है, उस डाटा के अनुसार हम देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, फिर उसके रीजंस क्या क्या थे और उससे बचने के लिए फिर कौन कौन से तरीके अपनाए गए। सबसे पहला है द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन इन 1900। 1900 में क्या थी, वो 2 बिलियन की आसपास पूरी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की। ठीक है, इट वॉज 6 बिलियन इन 2000, मतलब 100 सालों में कितनी हो गई, वो 3 गुना बढ़ गई, 6 बिलियन कंप्लीट हो गई। सेम इसी प्रकार से अगर हम भारत की पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत की पॉपुलेशन जो थी 350 मिलियन थी। मिलियन, ध्यान देना, मिलियन थी। ठीक है, एंड इट क्रॉस्ड 1 बिलियन इन द मई 2000। 2000 तक में, यहाँ पर भी 2000 की बात की है और यहाँ पर भी 2000, और यहाँ पे हमें मंथ भी दिया मई 2000 में क्या हुआ, मई 2000 में 1 बिलियन को क्रॉस कर गई। बताओ कहाँ पे 3.5 मिलियन, और यहाँ पे सीधे जाकर के 1 बिलियन क्रॉस कर गई। बोले कितना, लगभग 650 मिलियन उसमें न्यू पॉपुलेशन ऐड हो गई महज 100 सालों में। 100 सालों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ऐड हो गई। तो ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये है पॉपुलेशन का बहुत तेजी के साथ बढ़ना। ठीक है, लगभग यहाँ पर भी देखा जाए ऑन एवरेज तो 3 गुना के आसपास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बराबर बढ़ी पॉपुलेशन। ठीक है, 3 गुना नहीं तो 2 गुना तो बढ़ ही गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर ये इतना तेजी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था, तो उसके रीजंस क्या थे, क्यों पॉपुलेशन इतना तेजी के साथ बढ़ी। ठीक है, तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, फर्स्ट पॉइंट ये था कि डेथ रेट जैसे भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो भारत जब आजाद हुआ तो उस कंडीशन में क्या हुआ, भारत के अंदर ढेर अलग तरीके की फैसिलिटीज लाई गई। जब फैसिलिटीज आ गई तो बच्चे को मरने से बचा लिया गया। उस माँ को जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, ये दोनों कम हो गया, माँ को भी मरने से बचा लिया गया। जो बुढ़े ठुड्डे अचानक से बीच रास्ते में टपक जाते थे, मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, उनको अब ट्रीटमेंट दे करके उनको और उनकी लाइफ एक्सटेंड की जा सके, उनको बचाया जा सके। तो जब सब दूर से बचा लिया गया तो आखिरकार पॉपुलेशन तो बढ़ेगी और नए जो बच्चे हैं वो ऐड होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भले गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना दी थी, 1951 में ही ला करके फैमिली प्लानिंग प्लान शुरू कर दिया था, बट उस समय तक पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, डेथ रेट हो गई, कम हो गई डेथ रेट, पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होने लगी, जो ओल्ड पॉपुलेशन वो भी एक्सटेंड कर रही है, साथ में नई पॉपुलेशन भी क्या हो गई, ऐड हो गई। तो अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना। नेक्स्ट पॉइंट हो गया डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मातृ मृत्यु दर थी, हिंदी में मातृ मृत्यु दर बोलते हैं, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो था वो मातृ मृत्यु दर भी क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा पॉइंट है डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे की शिशु मृत्यु दर थी, बच्चे की मृत्यु दर थी, वो भी कम हो गई। यहाँ पे जो डेथ रेट है वो सबको काउंट कर रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए बात कर रहा है। यहाँ पे दोनों के लिए स्पेसिफिक पॉइंट बात किया गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज। ये एक ऐसा दौर था जिसमें रिप्रोडक्टिव एज में नए नए बच्चे ज्यादा आ रहे थे। नए नए बच्चे जब ज्यादा आ रहे थे तो कहने का मतलब अवेयरनेस तो वैसे भी ज्यादा नहीं थी। गवर्नमेंट ने कोशिश बहुत करी, फैलाने की कोशिश करी, पहुंचाया भी, बट फिर भी इतना ज्यादा लोगों को जो लगातार सालों से चला रहा है उस अवधारणा से वो बाहर नहीं आ पा रहे। अभी भी जब नहीं आए तो सोचो उस समय क्या हाल रहा होगा। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ती है उनकी। क्यों? क्योंकि उसमें से मैरिजेबल एज में या फिर रिप्रोडक्टिव एज में जो मेंबर्स ऐड हो रहे थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जैसे आप इस तरीके समझ लीजिए कि एक गांव में अगर 1000 लोग हैं और वहां पे एक साल में 35 बच्चों की शादी होती है, 1000 में से 35 बच्चों की शादी होती है, तो 35 लड़के या लड़कियां जो भी हैं उसमें ऐड हुए। ठीक है, अगर लड़कों 35 लड़के और लड़के मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 35 बहुएं आएंगी। अब उन 35 बहुओं के बाद हो सकता है 2 साल बाद सभी के एक एक बच्चे पैदा हों। तो बोलो फिर से देखो 35 बहुएं आएंगी, वो तो ठीक है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एडजस्ट हो गई, क्योंकि नेशन के अंदर से आएंगी, देश के अंदर से आएंगी, तो वो तो ऐड है। बट इन अब 35 में से 35 बच्चे जो पैदा होंगे वो पॉपुलेशन ऐड हो गई। क्यों? अगर वहीं पे अगर 17 बच्चे या तो 10 बच्चों की शादी होती है एक साल में, तो अगले 2 सालों के बीच में केवल 10 बच्चे ही ऐड होते। बट चूंकि 35 बच्चों की शादी हुई थी तो अब उसमें नए बच्चे कितने ऐड हुए, 35 बच्चे ऐड हुए। तो कहने का मतलब यही है कि जो रिप्रोडक्टिव एज में थे पीपल वो ज्यादा थे, जिसकी वजह से ऐड ऑन जो पॉपुलेशन होना है, पॉपुलेशन को जो जुड़ना है, नए नए ऑफिस पैदा होना, उनकी संख्या भी बढ़ती गई। और यही कारण था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से हो रहा था, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, उस समय जो जो उनकी जनगणना हुई थी, उस जनगणना के दौरान, सेंसस रिपोर्ट बोल जनगणना,
तो जब उनकी जनगणना हुई थी 2021 में द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज अबाउट 1.7 को इस तरीके डिफाइन किया जाता था कि 1000 लोगों में से एक साल के अंदर 17 मेंबर्स या 17 जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो ऐड हुए हैं। इसका जो रेट था 1.7 था। ये 1.7 जो रेट है ये बहुत ज्यादा रेट था। अगर इस तरीके से इसी रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहती तो आगे आने वाले जो 33 ईयर्स हैं उसमें पॉपुलेशन सीधे डबल हो जाती। ठीक है, तो क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं 1.7% को 17 मेंबर्स पर 1000 पर ईयर इन इंडिया। इतने एड ऑन होते हैं, इतने नए बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, बिना मरे। ठीक है, जो मर गए उनको भी माइनस नहीं किया गया, उनको भी बैलेंस कर लिया गया, इतने तो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। ठीक है, अ रेट एट विच द पॉपुलेशन ऑफ कुड बी डबल्ड इन 33 ईयर्स। जो पॉइंट बोला मैंने वही पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स टू कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन कौन से स्टेप्स अपनाए गए? कर्ब का मतलब होता है उस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स अपनाए गए जिसके माध्यम से पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सकता था? फर्स्ट पॉइंट है राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल। जो लड़की थी उसकी जो मैरिजेबल एज थी, शुरुआती दौर में शायद 16 ईयर्स इसको अलाउ किया गया था, बाकी फिर उसको और बढ़ा करके कितना कर दिया गया, उसको 18 ईयर्स पहुंचा दिया गया, ताकि थोड़ा सा और डिले होगी तो थोड़ा समझदार हो जाएगी, तो पॉपुलेशन से जो बढ़ती चली जा रही पॉपुलेशन, कितने बच्चे पैदा करना, क्या करना है, तो थोड़ा समझदार हो जाएगी, तो शायद वो पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सकता था। तो उसकी एज बढ़ा दी गई। ठीक है, एंड बॉयज की एज कितनी कर गई? 21 कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव शुड बी गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। जो कपल्स थे जिनकी नई नई शादी होती थी या जो भी पुराने शादी वाले हैं, उनको ये सलाह दी जाती थी, इंसेंटिव को बोले सलाह दी जाती थी कि आप छोटी फैमिली रखिए। आप छोटी फैमिली रखेंगे तो अच्छे तरीके से अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे, उनकी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरी कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन की नीड जो है उसको पूरी फुलफिल कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे। तो इस तरीके से और एक अच्छी फैमिली, एक हेल्दी फैमिली का निर्माण करेंगे आप। तो इस तरीके से उनको सलाह दी जाने लगी, लोगों को बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने बचपन में देखा है कि जो आंगनबाड़ी मैडम होती थी या जो हमारे टीचर्स होते थे, फीमेल टीचर्स मैडम वगैरह, वो आकर के गाँव की फीमेल्स को, 4 फीमेल्स को बैठा करके 10 फीमेल को एक सप्ताह, जो भी क्या बोल सकते हैं, एक परिवार की फीमेल, उनको समझाया करती थी, बताया करती थी, फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं, किस तरीके से कंडोम का यूज किया जा सकता है, आप बच सकती हैं फीमेल, है ना, जो अनदर प्रेगनेंसी है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस तरीके से उनको इंसेंटिव या सलाह दी जाना चालू हुआ। तो आशा करता हूं मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने समझाया है तो आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करने के लिए भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी शेयर करें, वो लोग भी सब्सक्राइब करें। थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।